Attention, good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। आज 12 नीट या IIT के मेंस के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस चैप्टर्स का आज ये दूसरा लेक्चर है। इसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसको पढ़ने से पहले आपको एक नया करंट जानना होगा। नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट करंट। शायद आप फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। मैक्सवेल ने एक सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया कि जैसे कंडेंसर है, इसके बीच से कंडेंसर में आपने पढ़ा 2 प्लेट्स होते हैं, दोनों के बीच में गैप होता है। सवाल ये उठता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, इस गैप से करंट कैसे पास होता है। जबकि सिंपल वायर हो, उसको बीच से कट कर दें, थोड़ा भी कट कर दें, तो करंट आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मैक्सवेल ने एक सवाल उठाया कि यहाँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कि अगर हम किसी कंडेंसर्स की 2 प्लेट्स की बात करें, उनके बीच का गैप क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है, फिर भी स्विच ऑन करने पे क्या होता है, करंट पास होता है। तो यहाँ से कैसे करंट पास हुआ, सवाल इन्होंने उठाया मैक्सवेल ने, और फिर उन्होंने ही इसका जवाब दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी का प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है, वो सबसे पहले मैक्सवेल ने ही दिया। किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। 1865 में उन्होंने बताया कि ऐसा वेव होता है जिसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बहुत बड़ा काम किया मैक्सवेल ने। तो उससे पहले उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट खोजा। डिस्प्लेसमेंट करंट का खोज किसने किया? मैक्सवेल ने किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज किसने किया? मैक्सवेल ने किया। तो इनका कहना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में इन्होंने बताया कि जब किसी कंडेंसर्स के प्लेट्स के बीच वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, बदलने वाला विद्युत क्षेत्र या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाया जाता है। जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होंगे। तब वैसी कंडीशंस में एक करंट पास होता है जो बिना किसी मीडियम के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चली जाती है। जो बिना किसी मीडियम के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो बिना किसी वायर के, बिना किसी मीडियम के ही एक करंट एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहा है। इसी बेस पे उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा वेव भी हो सकता है जो बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसी वेव का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया दोस्तों? जब भी किसी कैपेसिटर या कंडेंसर्स के प्लेट्स के बीच वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किया जाता है, तब एक करंट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो बिना किसी मीडियम के ही एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चली जाती है। दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको डिनोट करते हैं ID से। D फॉर डिस्प्लेसमेंट, I फॉर करंट आप जानते हैं। सिंपल सर्किट अगर लेते हैं, उससे करंट पास करते हैं। कोई भी कंडक्टर हो, जैसे वायर है, क्या है, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ये सब कंडक्टर है। जब स्विच ऑन करते हैं करंट पास होता है, तो उस करंट को हम कंडक्शन करंट कहते हैं। किसी कंडक्टर से पास होने वाले करंट का नाम कंडक्शन करंट होगा। और जो बिना किसी मीडियम के ही एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक करंट जा रहा है, उसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट को ID से डिनोट करेंगे, और कंडक्शन से जो करंट पास हो रहा है, व्हिच इज कॉल्ड कंडक्शन करंट डिनोटेड बाय IC। अब ID का फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए हम लोग गॉसेस थ्योरम लगाते हैं। गॉसेस थ्योरम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम phi E बराबर पढ़ाया गया Q by epsilon naught। Q बराबर क्या होगा? epsilon naught into phi E। ID करंट है, तो करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस dQ by dt। Q का ये मान यहाँ पे पुट किया जाए, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसको बार किया, d phi E by dt कर दिया। इस तरह से काफी आसानी से एक नया फॉर्मूला, नए करंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने ट्राई किया। ID इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi E by dt। अब दोस्तों नेक्स्ट करंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन करंट। ये तो पढ़ने में क्या, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। किसी कंडक्टर से जो करंट पास होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। IC से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला भी आप जानते हैं, dQ by dt। अब यहाँ पे क्या दिखा गया है कि दोनों बराबर होते हैं। कंडक्शन करंट
और डिस्प्लेसमेंट करंट बोथ आर सेम, दोनों के मान बराबर होते हैं। IC इक्वल होता है ID, इसको प्रूफ करना है IC इक्वल ID, तो हम IC का फॉर्मूला लिखेंगे dQ/dt और Q का मान फिर भाई गॉस थ्योरम से पुट करेंगे, जहां आप निकाला गया ना गॉस थ्योरम से Q का मान एप्सिलॉन नॉट इनटू phi e, तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बचा क्या d phi a by dt, और इसी को क्या बोलते हैं ID, तो IC बराबर हो गया ID, IC बराबर ID। तो दोनों करंट के मान क्या होते हैं? सेम होते हैं। जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। नोट पे यहाँ पे दिखाया गया है कि कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट बोथ नेवर प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम, मतलब दोनों एक ही समय कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। कौन कौन? कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट नेवर प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम, दोनों एक साथ कभी प्रोड्यूस, जब भी जैसे ही एक प्रोड्यूस होगा दूसरा जीरो हो जाएगा। जहां जैसे ही कंडक्शन करंट होगा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, और जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां पे कंडक्शन करंट जीरो, दोनों एक साथ कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। जैसे ही कंडक्शन करंट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा मतलब ये हुआ कि यही कंडक्शन करंट कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ से कंडक्शन करंट आ रहा है वो कन्वर्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट में, जैसे ही फिर कंडक्टर आया फिर वो कन्वर्ट हो गया कंडक्शन करंट। दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। अब देखिए हमने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका काफी यूज भी दिखाया था, याद है किसी को? एनीवन? एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा? दिलनवाज, जादूगर, कोई? एनीवन, एनी स्टूडेंट्स? एम्पियर सर्किटल लॉ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या नाम है आपका? अब्दुल बारिक साहब, वेरी गुड। देखिए एक तरह से ये लिखा हुआ है लॉ हमने यहाँ पे, इसी में क्या करना है थोड़ा सा हमने चेंज किया है। एम्पियर सर्किटल लॉ में ही थोड़ा सा चेंज किया, किसने? मैक्सवेल ने। जब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का खोज किया तो एम्पियर सर्किटल लॉ में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसको तो चेंज कर दिया। तो इनका क्या कहना है? आप एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ा था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रेडिंग इट। कहीं से चेंजिंग हुआ है सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें, वहां क्या था? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रेडिंग इट। और यहाँ उन्होंने चेंज कर दिया, किसने? मैक्सवेल ने। हम सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर रहे हैं, वहां पे अलजेब्रिक सम हुआ नहीं, वहां एक ही करंट ही था हमारा। वहां सीधे क्या बोलते हैं? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सीधे इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं थ्रेडिंग इट। मैक्सवेल ने क्या चेंजिंग किया? इन्होंने कहा कि म्यू नॉट टाइम्स होगा अलजेब्रिक सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रेडिंग इट। दोनों करंट के सम का म्यू नॉट टाइम्स होगा क्या चीज? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया गया था कि मैग्नेटिक इंडक्शन बी लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल तो डीएल लेंथ के रिस्पेक्ट में टीएशन, और क्लोज पाथ तो सर्कल बना देते हैं, ये म्यू नॉट टाइम्स होता है। अलजेब्रिक सम तो दोनों को जोड़ दिया। इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे भी क्या माना जाता है? स्केलर माना जाता है, वो अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन फॉलो करता है, वो वेक्टर है नहीं, डायरेक्शन फिक्स होते हुए वो वेक्टर नहीं है, वो क्योंकि वो वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करता, वो अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो खोज किया, इसके लिए पहले उनका 4 इक्वेशंस दिए उन्होंने। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टेट और आपका मैग्नेटिज्म और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये सारा कंसेप्ट चाहिए आपको, तब जाके इस चैप्टर में कम पढ़ के मार्क्स ज़्यादा क्यों है कि यहाँ पे पूरा फिजिक्स एक तरह से जमा हो रहा है। जैसे देखिए आप इलेक्ट्रोस्टेट का मैं आप पढ़ा था गॉसेस थ्योरम, वो देखिए वो आ गया E डॉट डी ए बराबर या 5/Q/एप्सिलॉन नॉट, या इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म में आपने लिखा था वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए। तो उस पाथ के लिए ये सर्कल बना रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, Q/एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। गॉसेस थ्योरम मैग्नेटिक्स में क्या पढ़ा था? ये जीरो होता है, यहाँ मैग्नेटिक में फ्लक्स जीरो, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये सब इंटीग्रल फॉर्म में लिखा गया है।
और फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हमने पढ़ा था EMF बराबर माइनस d∅dt। EMF को लिख सकते हैं क्लोज पाथ के लिए E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू dl। और अभी एक लॉ पढ़ा आपने मैक्सवेल्स एम्पीयर सर्किट लॉ, उससे भी एक इंटीग्रल वाला, सारा क्लोज पाथ के लिए। इन चार इक्वेशंस काफी फेमस, फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कहलाता है। इन चारों इक्वेशंस का नाम मैक्सवेल्स इक्वेशंस। क्या नाम है? मैक्सवेल्स इक्वेशंस। इन्हीं चारों के हेल्प से उन्होंने बताया कि एक ऐसा वेव प्रोड्यूस हो सकता है जिन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू वेरिएबल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ हो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तब जाकर एक वेव प्रोड्यूस होता है जो उन दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर पास करता है। उसी का नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों वेरिएबल होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा, तब जाकर एक वेव प्रोड्यूस होगा जो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में प्रोपेगेट करेगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना? इतना पढ़ने के बाद अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो नेक्स्ट लेक्चर में याद करें। ऊपर दिखा दिए थोड़ा। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही है। धन्यवाद।